हम और हमारी टीम के जो और सदस्य हैं वो मौका वारदात पे पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए। हमारी आंखें काम नहीं कर रही थी, हमारे जो गले थे वो सूख रहे थे उस भयानक तस्वीर को देखकर, उस मार्मिक तस्वीर को देखकर, उस संवेदनशील तस्वीर को देखकर जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। मतलब साफ है कि नक्सलियों ने जिस तरह से इस कायराना करतूत को अंजाम दिया और जिस तरह से हजार की तादाद में आकर घेर कर कांग्रेस के नेताओं पे गोलियों की बौछार की है, बम विस्फोट किया है, उसमें उनके परखच्चे तो उड़े ही, उन्होंने गोलियों की इतनी बौछार की है, एक एक नेताओं को 100 गोलियां उन्होंने मारी है। और तस्वीरें हमने जब देखी, कम से कम जब हम वहां मौका वारदात पे पहुंचे तो 7 से 8 लोगों की लाश वहां पे बिखरी पड़ी थी, वहां पे गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए थे। और जितनी जो यहाँ तक कि जो लोग वहां पे मरे हुए हैं तो किसी का सर गायब था, किसी की हाथ गायब थी। और नंद कुमार पटेल की भी जब हम वहां पे पहुंचे तो नंद कुमार पटेल की लाश बिखरी हुई थी। जहां तक बात सामने आ रही थी, नंद कुमार पटेल का अपहरण कर लिया नक्सलियों ने, लेकिन नंद कुमार पटेल का उन्होंने अपहरण नहीं किया था। वो थोड़ी दूर बस ले गए थे, जो घटनास्थल था उसे थोड़ी दूर ले गए थे, आधी किलोमीटर करीब, और वहां पे जाके उन्होंने नंद कुमार पटेल के पेट में एक गोली मारी थी। हमने वो तस्वीरें भी देखी और नंद कुमार पटेल के एक बाजू में भी गोली मारी थी। साथ ही जो उनके बेटे थे उनको नक्सलियों ने धारदार हथियार से उनके सर पे वार किया था और उनके सर को बुरी तरह से जख्मी करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो तस्वीरें इतनी भयानक थी, इतनी भयावह थी और इतनी संवेदनशील थी जिसकी शब्दों में बखान करना बिल्कुल दीपक। बिल्कुल सत्यप्रकाश, समझ सकते हैं आपने वहां पर क्या देखा, एक ऐसा लोमहर्षक दृश्य जिसको शायद किसी को देखना गवारा ना हो। मेरा दूसरा सवाल, और सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। आखिरकार कल शाम 4 बजे जब ये लैंड माइन ब्लास्ट हुआ और जब नक्सलियों ने उनको घेर लिया तो वहां पर क्या कुछ हुआ? सत्यप्रकाश, वहां पर क्या कुछ हुआ? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे पता है बड़े सुदूर इलाके में इस वक्त हैं आप, लाइव हमारे साथ कनेक्टेड। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये जो जीडम का इलाका है, मैं महज जो ग्राउंड जीरो है उससे महज 4 से 5 किलोमीटर दूर हूं। क्योंकि ग्राउंड जीरो पे वहां पे मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं पकड़ती है, इसलिए मैं उससे 4-5 किलोमीटर पीछे आया। तो समझिए कि मैं उसी इलाके में हूं, उसी जंगली इलाके में हूं जहां पे नक्सलियों की पैठ है और हम वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं बता दूं कि कल 4 बजे जब सुकमा में परिवर्तन यात्रा की जो सभा थी उसको खत्म करके जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और उसके साथ साथ कम से कम 100 से 125 कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, जो उनके सुरक्षा गार्ड थे, वो लोग शामिल थे। और इसमें मैं बता दूं कि अजीत जोगी भी शामिल थे, लेकिन अजीत जोगी जो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो हेलीकॉप्टर से रायपुर आ गए। बाकी जो जितने भी दिग्गज नेता, चाहे वीसी शुक्ला हो, चाहे वो नंद कुमार पटेल हो और उनके कार्यकर्ता हो, ये सारे लोग सड़क मार्ग से जब जीडम इलाके से निकले तो नक्सली जो करीब 1000 की तादाद में थे, इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि उड़ीसा के नक्सली थे, दरबा दलम के नक्सली थे, और इसमें महाराष्ट्र से भी आए हुए कुछ नक्सलियों की बात सामने आ रही है, झारखंड से भी आए नक्सलियों की बात सामने आ रही है। तो इन नक्सलियों ने पहले एक विस्फोट किया और विस्फोट में एक गाड़ी को उड़ाया, उसके बाद से चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग की। और इस फायरिंग में उन्होंने कई नेताओं के, जहां तक हमने देखा वहां पे और हमने जायजा लिया, तो करीब 22 लोगों के अब तक शव निकाले जा चुके हैं वहां से और 30 से अधिक लोग घायल हैं। जी दीपक। सत्यप्रकाश, ये भी सुनने में आया कि सबसे पहले उन्होंने नंद कुमार पटेल को ढूंढा, नंद कुमार पटेल को ढूंढ रहे थे, ऐसे में महेंद्र कर्मा बाहर निकले। उन्होंने, महेंद्र कर्मा ने कहा कि आप इनको नहीं, आप मुझे ढूंढ रहे हो क्योंकि मैंने सलवा जुडम चलाया था। क्या इस तरह की बातचीत भी नक्सलियों के बीच में हुई? और कुछ अखबारों में ये भी खबर छपी है कि कुछ लोगों ने अपने आप भी गोलियां मार ली क्योंकि वो उस वक्त उनके पास जितने असला और हथियार थे वो खत्म हो चुके थे।
जी देखिए, हमारी स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पे आसपास के जो गांव के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई। उन लोगों का कहना था, उसमें एक दो प्रत्यक्षदर्शी भी थे, उन लोगों का कहना था कि उधर से जब नक्सलियों ने चारों तरफ से कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को घेर लिया तो उस दौरान उन लोगों के मेन टारगेट में जो थे, जो हिट लिस्ट में थे, वो महेंद्र कर्मा थे और नंद कुमार पटेल थे। मैं बता दूं कि 2011 में भी नंद कुमार पटेल जब देवभोग से कार्यक्रम करके वापस लौट रहे थे तो नक्सलियों ने उन पर हमला किया था, वो बाल बाल बच गए थे। तभी से नक्सलियों के हिट लिस्ट में हुआ है और परिवर्तन यात्रा के दौरान नक्सलियों ने घटना को अंजाम देने की भी बात कही थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इस सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया और इस बीच कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक भी सामने आ रही है। जी, सुरक्षा की चूक आ रही है। सत्यदेव, आपको आगे भी रिपोर्टिंग, सत्यप्रकाश आपको आगे भी रिपोर्टिंग पर जाना होगा। आखिरी सवाल, ये जो आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है कि अगर इतना बड़ा कॉन्वॉय निकल रहा था तो लैंडमाइन को जो डिफ्यूज करता है वो व्हीकल पहले साथ क्यों नहीं था, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसका पालन क्यों नहीं किया गया, एक गाड़ी आगे चलनी चाहिए इस तरह के कॉन्वॉय पर, वो क्यों नहीं चल रही थी? क्योंकि इन तमाम चीजों के लिए मोटे तौर पर जिला प्रशासन जिम्मेदार होता है। क्या ऐसा सब कुछ हो रहा था? बिल्कुल दीपक, देखिए घटना के तुरंत बाद ही जब हमने अजीत जोगी से रिएक्शन जानना चाहा, जो सुकमा के कार्यक्रम में मौजूद थे, तो उनका साफ कहना था अजीत जोगी का कि सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी वहां पे। उनका कहना था कि एक भी सुरक्षाकर्मी शासन की तरफ से उनकी सुरक्षा के लिए उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। और ये जो इतनी बड़ी जो वारदात हुई है, देश की सबसे बड़ी जो खूनी खेल नक्सलियों ने खेली है, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने सीधे तौर पर सुरक्षा चूक को जिम्मेदार माना और देखने को भी यही मिल रही है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जब बात करने पे यहाँ पता चल रहा है, चूंकि ये सुदूर दुर्गम इलाका है और पूरा जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और इस इलाके में जो लोगों की आवाजाही तो कम होती ही है, इधर पे पूरा ये माना जाता है कि नक्सलियों का पैठ है। और नक्सलियों के पैठ होने के कारण देखिए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे पुख्ता बंदोबस्त होने चाहिए थे। जब डीजीपी से हमने बात की थी 3-4 दिन पहले, तो डीजीपी का कहना था कि नक्सलियों पे नियंत्रण है और उन पे दबाव बना हुआ है। तो दबाव बना हुआ है और नियंत्रण है, तब इस तरह की वारदातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। जी दीपक। चलिए सत्यप्रकाश, अब आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, लेकिन आप इतने दुर्गम और कठिन इलाके में हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस खास बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं स्वामी अग्निवेश जी, जो कि भारत सरकार और नक्सलियों के बीच कई बार बातचीत कर चुके हैं। कई बार उन्होंने दोनों के बीच में शांति प्रक्रिया की बहाली की कोशिश की है। वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता, जो कि खुद छत्तीसगढ़ से आते हैं, नवभारत अखबार के यहाँ पर ब्यूरो चीफ है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुधांशु मित्तल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में कई बार काम किया है, छत्तीसगढ़ को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दीप्ति, सबसे पहले सवाल आपसे, जो ये बात कही जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पहले एक लैंडमाइन व्हीकल चलता है, एक ऐसी गाड़ी चलती है जो 10 किलोमीटर आगे तमाम कॉन्वॉय की चलती है, आखिर ये एहतियात कांग्रेस के नेताओं ने क्यों नहीं बरती? क्या कांग्रेस के नेताओं को ये एहतियात बरतनी थी खुद, या फिर जिला प्रशासन को ये सब करना था? देखिए दीपक, जहां तक सुरक्षा की बात है तो कांग्रेस जब अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी तो उन्होंने पहले ही पुलिस से बोला था कि हमको शक है कि नक्सली, हमको ये संदेह है कि नक्सली हमारी परिवर्तन यात्रा पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इसके लिए सुरक्षा मांगी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो है उनको सुरक्षा नहीं दी थी, बल्कि उनको ये सजेशन, अगर हम प्रशासन की माने तो प्रशासन ने अपनी तरफ से ये बात कही थी कि इतने नक्सली इलाके में उनको रोड से जाकर इस तरह से कोई रैली नहीं निकालनी चाहिए थी। लेकिन बड़ी बात यह है दीपक की सुरक्षा की चूक कहीं ना कहीं है, क्योंकि इससे पहले जब दंतेवाड़ा से मुख्यमंत्री रमन सिंह की विकास यात्रा शुरू होनी थी, वहां भी 4 दिन पहले नक्सलियों ने हमला किया था और जो विकास यात्रा के इंचार्ज नेता थे बीजेपी के, उसकी हत्या करी थी। इसके अलावा बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के बीजेपी विधायकों को भी नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी है। तो ये बात इंडिया न्यूज पहले ही दिखा चुका था 23 तारीख को कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। और ये जो नक्सली वारदात हुई है, इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों प्रदेश के नक्सली शामिल हैं। उसके पहले एक बड़ी बैठक हुई और नक्सलियों के निशाने पे न केवल परिवर्तन
परिवर्तन यात्रा बल्कि विकास यात्रा भी थी। तो निश्चित ही सुरक्षा की चूक है, इंटेलिजेंस फेल्वर है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है कि आखिर इतना बड़ा हमला हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि ये जो परिवर्तन यात्रा है इसमें जितने भी कांग्रेसी नेता थे, छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेसी नेता थे, फिर चाहे वो महेंद्र कर्मा रहे हो, नंद कुमार पटेल रहे हो, दिनेश पटेल उनके बेटे रहे हो और विद्याचरण शुक्ल, ये छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े नेता थे। इनमें से महेंद्र कर्मा को Z+ सिक्योरिटी थी। उसके बाद भी जो हालात वहां के लोगों ने बयां करे कि एक बार विस्फोट हुआ, उसके बाद लगभग 1000 नक्सलियों ने गाड़ी को घेर लिया और जब सिक्योरिटी के पास गोली खत्म हो गई इन सभी लोगों के, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली, ये माफी मांगते हुए कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। महेंद्र कर्मा खुद गाड़ी से उतर कर गए, उन्होंने सरेंडर किया, बोला कि मैं महेंद्र कर्मा हूं। उसके बाद नक्सलियों ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। अभी तक जो पता चल रहा है उनको 70 से 80 गोलियां लगी हैं। तो निश्चित ये तालिबानी हरकत है, लोकतंत्र पे हमला है और कहीं ना कहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेल्वर है कि इतने सारे बड़े नेता जा रहे थे तो आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दी गई और सरकार को ये बात पहले क्यों नहीं पता चली कि तीन प्रदेशों के बड़े नक्सली नेता आपस में मीटिंग कर रहे हैं। तो आगे क्या हो सकता है दीपक? 3 प्रदेशों के नक्सली नेता एक साथ कांग्रेस की एक बड़ी रैली पर हमला करते हैं। कैसी रैली पर? जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला है, साथ ही साथ महेंद्र कर्मा है जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है। उसके बाद भी लैंड माइन का व्हीकल उनके साथ नहीं चल रहा था, SOP नहीं था। स्वामी अग्निवेश जी हमारे साथ माफ कीजिएगा, आनंद शंकर जी भी जुड़ गए हैं जो पूर्व DGP हैं बिहार के। बिहार भी नक्सल प्रभावित एक इलाका है, इसलिए उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर रोकने में कहां दिक्कत आती है। लेकिन स्वामी अग्निवेश जी, पहला सवाल आपसे, अभी हमारे कार्यक्रम में मुकेश नायक जी आप पर आरोप लगा के गए हैं कि जगदलपुर में, सुकमा में आपने गुरम ओरांग जो नक्सली नेता है, नक्सली कमांडर है, जिस पर ये पूरी जिम्मेदारी थी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पता लगाया है, उससे मुलाकात की थी हाल में, जो इस नृशंस हत्याकांड का जिम्मेदार है। क्या ये सच है? बिल्कुल झूठ है। मैंने किसी नक्सली नेता से हाल में क्या कभी भी कोई मुलाकात नहीं की। केवल और केवल एक बार मैं 12 फरवरी 2011 में गया था, जब 5 हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवानों को 18 दिन तक अगवा करके नक्सलियों ने रखा था, माओवादियों ने रखा था नारायणपुर के अबुझमाड़ के जंगल में। जब सरकार नहीं छुड़ा पाई तो हम उनको छुड़ा करके ले आए थे सुरक्षित। उनके बदन पर एक भी खरोंच नहीं था। उस समय भी मुझे याद नहीं कि कोई बड़ा नक्सली नेता वहाँ पर था कि नहीं था। मैं गया, मीडिया कर्मियों के साथ गया, कविता श्रीवास्तव और दूसरे हमारे मानवाधिकारवादी थे, नौलखा जी वगैरह सब, हम उनके पास से छुड़ा के लाए। इतना ही मेरा कुल मात्र सीधे नक्सलियों से कोई भेंट मुलाकात यदि हुई माना जा सकता है तो बस इतनी है। इसके अलावा किसी गुरुंग से या किसी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। कोई इनके पास प्रमाण हो, आपके पत्रकार या जिनका भी नाम ले रहे हैं आप, तो बताएं मुझे। मैंने तो कभी किसी नक्सली नेता से कोई बातचीत की नहीं। मुकेश नायक जी का ये कहना था कि ये तो जग जाहिर है, ये वहाँ के अखबारों में छपा था, ये बात सबको पता थी। नहीं पता थी, मुझे नहीं पता कि किसी नक्सली नेता से मैंने कोई बातचीत की है। नक्सली नेता से आपकी बातचीत नहीं हुई है, ये आपका दावा है। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, जब सलवा जुडुम जैसा अभियान चलाया जाता है, जब ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया जाता है और जब मानवाधिकार की बात बीच में आती है, इन दोनों के बीच किस तरह के उहापोह और अंतर्द्वंद में फंसती है सरकारें और हमारा समाज कि आखिरकार हम इस नक्सलवाद से निपटारा नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो जो हुआ उसके बारे में तो ये सोनिया गांधी अस्पताल पहुंचे हैं, वहां पर डॉक्टरों से मिलने, वो कुशल से पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष और गृह राज्य मंत्री RPN सिंह। क्या सूरत हालात क्या है, बहुत दुखदायक घटना। तो सबसे पहला हमारा फर्ज है कि जो लोग इंजर्ड हैं उनका जितना अच्छे से अच्छा इलाज हो सके वो किया जाए। जिनकी जाने गई हैं उनके परिवारों से हम हमदर्दी यहाँ से सहायता कर आए हैं। और उसके बाद सब मिल के सोचेंगे कि इन घटनाओं को रोकने के लिए
और क्या कुछ कदम उठाया जा सकता सर, कोई निर्देश दिए हैं आपने राज्य सरकार को उस पर? है। अभी तो रात को थोड़ी सी बात हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब से। हमने उनसे कहा था कि जो भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो हम उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। सर, नक्सलवाद ने दोबारा अटैक किया। नक्सलवाद को हम मानते हैं अभी भी बड़ी चुनौती है भारत के ये लिए। बहुत बड़ी चुनौती है भारत के तमाम वासियों की। मैम आप तो आपने देखा तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे थे कि नक्सलवाद देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। इससे पहले उन्होंने स्टेट की डीजीपी की कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि आतंकवाद से बड़ी चुनौती है नक्सलवाद इस पूरे देश के लिए। सवाल यह है कि हम इस चुनौती से आधे अधूरे मन से क्यों निपट रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मानवाधिकार की बात की स्वामी अग्निवेश ने, आपको नहीं लगता कि इस तरह के नक्सलियों का कोई मानवाधिकार नहीं होना चाहिए? मैंने कब की? ऐसा नाम स्वामी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या मानव अधिकार जो है आतंकवादियों के और नक्सलवादियों के हैं, देश की आम जनता के नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता के नहीं है। ये यहाँ पे किसके ये जितने मारे गए इनका क्या दोष था? एक अपनी राजनीतिक सोच के बारे में ये आगे बढ़ा रहे हैं अपने कार्यक्रम को, इसलिए मारे जाएंगे। ये इस देश में मानव अधिकार के नाम पर जो एक मजाक हो रहा है उसके बारे में एक बार दोबारा चिंतन होना चाहिए। विनायक सेन जो कि नक्सलवादियों का समर्थन कर रहे थे उनको पकड़ा जाता है, ना केवल उनको छोड़ दिया जाता है, उनको सरकार जो है वो एडवाइजर प्लानिंग कमीशन में डाल देती है। हम संदेश क्या दे रहे हैं इस देश में? देखिए, हिंसा का किसी भी सभ्य समाज में, इस देश का क्या, किसी भी सभ्य समाज में हिंसा की कोई स्थान नहीं होता। मेरा आपसे मतभेद है, मैं वार्तालाप से करूंगा, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा उस मतभेद को लेकर। लेकिन मैं गोलियां चला के हथियार बंद होके मैं अगर अपने मतभेद में अपनी बात मनवाऊंगा, ये कौन सा सभ्य समाज है? और दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने को सभ्य समाज का चिंतक मानता है, वो किस समाज का समर्थन कर रहा है? वो इस नक्सलवाद का समर्थन कर रहा है। वो कहता है ये बड़े ऑपरेस्ड लोगों का जो है ये मूवमेंट है। हाँ, होगा, ऑपरेशन जहां भी हो रहा है उसका आप समर्थन करिए, उनका साथ दीजिए, लेकिन गोलियों से नहीं हो सकता। इस समाज में परिवर्तन जो है वो हिंसा से जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो इस देश में एनार्की लाना चाहते हैं। और एनार्की का समर्थन अगर बुद्धिजीवी वर्ग करेगा तो माफ करिएगा, इस देश की क्या स्थिति होने वाली मैं नहीं जानता। मैं आज चाहता हूं वो सारे जने जो कि मानवाधिकार की बात करते हैं, जो कि मानवाधिकार के लिए सरकार की निंदा करते हैं, आज खुल के सामने आए और इस नक्सलवाद की निंदा करें। जो ये जो लोग मारे गए हैं, जिन पे हमले हुए हैं, उनका समर्थन करें, उनके साथ अपनी हमदर्दी जताएं और बेबाक होकर कहें कि इस सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा और वो किसी भी हिंसात्मक संगठन का समर्थन नहीं करेंगे। तब कहीं जाके इस देश के अंदर इस नक्सलवाद को लड़ने की ताकत आएगी। हो क्या रहा है? छोटी छोटी राजनीति के चक्कर में हम कभी सरकार को, केंद्र सरकार को कुछ कह देंगे, हम कभी राज्य सरकार को कुछ कह देंगे, कभी हम पुलिस पे कर देंगे। लेकिन इस तरह का ऑर्गेनाइज क्रिमिनलिटी, ऑर्गेनाइज वायलेंस, इसके बारे में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। और आधे जने तो उनके साथ मिले हुए, कैसे लड़ेंगे आप इससे? क्या कोई कह सकता है कि सभ्य समाज में इस तरह की हिंसा की कोई स्थान हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आज चाहता हूं कि देश में एक व्यापक इस बारे में बहस छिड़नी चाहिए कि क्या हम लोग किस सभ्य समाज की कल्पना कर रहे हैं, हम किस हिंसा की कल्पना कर रहे हैं। विचारधाराओं का झगड़ा जो है इस तरह निपटेगा क्या? विचारधारा को आप विचारधारा से निपटा सकते हैं, इस हिंसा से नहीं। ये क्या तरीका है? वो अपनी परिवर्तन यात्रा निकालना चाहे, कोई अपनी विकास यात्रा निकालना चाहे और गोलियां उन पर बरसाई जाए, ये नहीं हो सकता। मैं कितना भी कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में खड़ा हूँ, लेकिन उनको हक है अपनी बात कहने का, उनको हक है जनता तक जाने का, उनको हक है सरकार के खिलाफ काम करने का। और उनको इस निर्ममता से उनकी हत्या कर दी जाएगी। आप क्या संदेश दे रहे हैं? मैं तो आज मेरी आंखों में आंसू है इसलिए। बिल्कुल, आप क्या संदेश दे रहे हैं? स्वामी जी, आपने मानवाधिकार की बात की थी तो मैंने पूछा था सुधांशु मित्तल जी से, जो इन लोगों के समर्थक हैं उनमें से एक बयान दिया है अभी तक। मैंने कोई मानवाधिकार की बात ही कहीं नहीं की थी। सुधांशु जी, स्वामी जी का जवाब ले लेते हैं। मुकेश राय के संदर्भ में, मुकेश नायक के संदर्भ, सुनिए, आपने पूछा कि आपकी कोई मुलाकात हुई थी, मैंने कहा मेरी कोई मुलाकात किसी से नहीं हुई।
तो बात तो वहाँ खत्म थी। मैंने तो मानवाधिकार की बात ही नहीं की, ना किसी की नक्सलवादियों की। लेकिन जो हिंसा के खिलाफ बात सुधांशु मित्तल कह रहे हैं, मैं 101% उनसे सहमत हूँ। किसी भी प्रकार की हिंसा, न नक्सली हिंसा को हम जायज ठहराएं, न ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर प्रतिहिंसा जो की जा रही है उसको जायज ठहराएं। वो प्रतिहिंसा तो नक्सलियों के खिलाफ है ना? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वही तो बात है। आप एक तरफा उनकी हिंसा को तो नाजायज ठहरा रहे हैं, यही और उसके मुकाबले में गरीब निर्दोष निहत्थे आदिवासियों को सारकेगुड़ा में पिछले साल 28 जून की रात को जो मार डाला, उस हिंसा की भी इतनी ही निंदा करनी चाहिए। संवेदना प्रकट करने के लिए उनके भी गांव में उनकी झोपड़ी में जाना चाहिए, और उनके लिए भी इसी तरह से मांग करनी चाहिए कि उनको मारने वाले सीआरपीएफ के जवान किस अधिकारी या नेता के आदेश पर गोली चला रहे थे। जिस दिन आप एक निर्दोष निहत्थे मासूम और बच्चे मारे गए, दीपक चौरसिया जी आपने देखा होगा, 5 बच्चे मार दिए 28 जून की रात को 10 बजे, जबकि वो बीज उत्सव मना रहे बेचारे गरीब आदिवासी अपने गांव सारकेगुड़ा में बैठ के। और उन बच्चों के मारने के सवाल को लेकर मैं 2 बार भारत के राष्ट्रपति से मिला, सारी कहानी बता करके मैंने मांग की कि आप जाइए तो सही एक बार उन गरीब आदिवासियों के बीच में। आज तक वो नहीं गए। प्रधानमंत्री से, सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से मैंने इतने बयान दे करके और चिट्ठियां भेज करके मैं थक गया, आज तक वो नहीं गए उन गरीब आदिवासियों के बीच में। अभी भी फिर मैं कहना चाहता हूँ, इस घटना की मैं पूरी निंदा करता हूँ, सख्त शब्दों में निंदा करता हूँ जो नक्सलियों ने किया। बिल्कुल ही बर्बर हत्याकांड है ये, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उन्होंने सुरक्षा प्रदान नहीं की। नक्सलियों का क्या होना चाहिए स्वामी जी, ये बताइए। सारा इनपुट उनके ये पास जो नक्सली हैं, उनके पास पूरा था, इस देश को क्या सलूक करना चाहिए? पूरा इंटेलिजेंस था कि 3 प्रांतों के नक्सली वहां इकट्ठे हो रहे हैं, और अटैक पहले हो चुका था दंतेवाड़ा में, उसका इशारा मिल चुका था। इसके बावजूद या तो वो पूरी सख्ती से यात्रा को रोक देते, कहते कि नहीं जाने देंगे किसी हालत में हम। चलिए, मैंने आपकी बात मानी, तो फिर पूरी सुरक्षा प्रदान करते। मैंने आपकी बात मानी स्वामी जी, मैंने आपकी बात मानी कि बच्चे वहां मारे गए, महिलाएं मारी गई, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उन्हीं बच्चों और महिलाओं को ये नक्सलवादी अपनी ढाल बनाते हैं, ये नक्सलवादी छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये नक्सलवादी सुरक्षा बलों के आगे उनको खड़ा करते हैं। काउंटर सवाल सुधांशु मित्तल जी का ये है, स्वामी अग्निवेश जी 2 टूक बताएं कि ये नक्सली जिन्होंने इन नेताओं की इतनी नृशंसता पूर्वक हत्या की है घात लगाकर, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? खुद वो आदिवासी बिल्कुल ही इनकार कर रहे हैं इस बात से कि उनको किसी ने ढाल बनाया, कवच बनाया, ह्यूमन शील्ड बनाया। वो अपना बैठ करके बीज पंडुम, उनका आदिवासियों का त्योहार होता है, पहले भी पिछले साल किया था, और अभी 7-8 दिन पहले की बात बता रहा हूं दीपक जी, ये 18-19 मई की रात को 8 आदिवासियों को मार दिया, उनमें 3 बच्चे फिर मार दिए। अब ये तो कोई ढाल नहीं बने हुए थे, कहीं पर भी वो सुरक्षा कवच नहीं बने हुए थे, क्यों मार दिया उनको? और मार देने के बाद यदि आपको इस बात का अफसोस है तो जाइए तो सही, कम से कम एक नेता नहीं गया दिल्ली से उठ के या रायपुर से उठ के उन आदिवासियों की झोपड़ियों में। चलिए, मैं माना उन नेताओं ने गलत किया जो उन आदिवासियों की झोपड़ी तक नहीं गए, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि इन नक्सलियों के साथ क्या किया जाना चाहिए जिन्होंने नृशंसता पूर्वक कांग्रेस के नेताओं की हत्या की है? मैं समझता हूं कि जो आपके पास कानून में बड़ा से बड़ा अधिकार है, संविधान में बड़ा से बड़ा अधिकार है, उसका आप प्रयोग कीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी अपने आप से पूछते जाइए कि अभी तक जो निर्दोष आदिवासियों की हत्या के बारे में आपने कार्रवाई बगैर किए केवल इसी कांड के ऊपर आप कार्रवाई करने के लिए जाएंगे, तो क्या फिर से दोबारा निर्दोष आदिवासी तो नहीं मारे जाएंगे? आप मारने निकलते हैं नक्सलियों को और मार करके आते हैं, लौट करके आते हैं आदिवासियों को, ऐसा तो फिर नहीं होने वाला। सुधांशु जी कोई गारंटी देंगे आप? सुधांशु जी, स्वामी जी का जवाब आपके सामने है कि आतंकवाद नक्सलियों को मारा जाए, लेकिन उन गरीब आदिवासियों को ना मारा जाए जो नक्सलियों के साथ कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं या ये इंप्रेशन है खड़े हुए। कोई भी सभ्य समाज में ये नहीं कह सकता कि जिस आदमी का कोई दोष नहीं है उसको मार देना चाहिए, कोई नहीं कह सकता। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों वो मारे जाएंगे? उनकी कोई जाति दुश्मनी है उन सिपाहियों से जो वहां पे नक्सलवाद को लड़ रहे हैं? आप
चीज को एक अच्छा ये भी होता है कि कुछ दुर्घटनाएं होती है या गलत चीजें होती हैं, आप उसको अपवाद मानेंगे या व्यवस्था मानेंगे? एक अपवाद को लेके आप एक लड़ाई को डिस्क्रेडिट कर दीजिए और एक ही सुर में जहां इतनी बड़ी हत्याकांड हुआ है आप एक ही सुर में उस बात को लगा दीजिए। ये कौन सी ईमानदारी है? ये कौन सा आपका इसमें आचरण है? अरे भाई इस समय की बात करिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये जो नक्सलवादी हैं, इनका क्या होना चाहिए इसके बारे में बेबाक बात करिए। इफ बट कॉमा नहीं लगाइए, ये भी होना चाहिए, वो भी क्या मतलब है? सुरक्षा कर्मियों को इन नक्सलियों से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? हर चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहले ये तय करिए। इनको फील्ड में देख के जब ये लड़ रहे हो गोली मारनी चाहिए नहीं मारनी चाहिए, तय करिए, बोलिए ये बात को। लेकिन नहीं बोलेंगे, हर एक बात में ये कह के ये कर देंगे। विनायक सेन के खिलाफ बोलिए, बोल के दिखाइए ना, तब बात करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? बुद्धिजीवी वर्ग इस नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि इसका एक राजनीतिक कलर है, एक विचारधारा से क्योंकि निकली हुई विकृत मानसिकता है। इस विकृत मानसिकता में हथियारों के बल पे सत्ता जो है एक स्वप्न है। क्या इस देश के अंदर जहां प्रजातंत्र है आप इस स्वप्न को साकार करेंगे? आप मैं कहना चाहता हूँ सुरक्षा बलों ने अगर कहीं कोई जाति करी तो किसी को हक नहीं है, करिए ना जांच उसकी, किसने मना करा है? लेकिन उस बात को इससे जोड़ के आप सारे एंडेवर को जो है नेगेट कर दें, ये कौन सा तरीका है? सलमा जुदम लीजिए, महेंद्र जी तो है उन्होंने ये व्यवस्था निकाली। बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ पे कि इस देश में ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में भी राजनीति होती है। केंद्र और राज्य प्रदेश के बीच में राजनीति हुई इस बारे में। लोगों ने अपने आप के अस्त्र इसलिए उठाए ताकि नक्सलवाद से छुटकारा पा सके। उस जिस गरीब आदमी की आप बात करें उसकी क्या बिसात है? जब 100 नक्सलवादी वहां पहुंच जाए और उससे कहे कि तुम्हें ये करना है, तो क्या उसकी हैसियत है? वो कहे सामने खड़े होके ह्यूमन शील्ड बनो कि रुक जाएंगे। इन बेचारों का दुर्भाग्य तो ये है कि दोनों तरफ से मारी जाती है। वो नक्सलवादी जो है अपनी बंदूक की ताकत पे इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और अपने सेल्फ डिफेंस में या नक्सलवाद के लड़ने में जब सुरक्षा बल हमला करती है तो निर्दोष भी मारे जा रहे हैं। ये वस्तु स्थिति को हमें निपटना कैसे? इसमें सिर्फ एक चश्मे का पहन के हम एक पक्ष लेके बात करें, ये कौन सा तरीका? ये गंभीरता है। गंभीरता ये है कि यहाँ पे चलिए दोनों पक्ष लेकर बात करते हैं, इसीलिए चलते हैं। नक्सलवादी है, आप हमेशा कहेंगे, आप ये कहेंगे नक्सल बिल्कुल हमलावर जो है वो नक्सलवादी नहीं, सुरक्षा बल है। और नक्सलवाद जो है बिल्कुल सुधांशु जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा आपका पक्ष लेने के लिए, लेकिन आपने बड़ा सवाल उठाया यहाँ पर और वो सवाल ये है कि नक्सलवाद का राजनीतिक रंग भी है। हमारे साथ आनंद शंकर साहब है जो कि पटना से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पूर्व डीजीपी है बिहार के। आनंद शंकर जी, क्या वाकई नक्सलवाद का कोई राजनीतिक रंग भी है? क्या वाकई नक्सलवाद की विचारधारा का कोई राजनीतिक रंग है, इसीलिए नेताओं के, सरकार के, प्रशासन के हाथ बंधे होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि अप्रैल 2012 में 73 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। आप अपनी रिकॉर्ड को देखें, उस वक्त किसने क्या कहा था और कौन गया था वहाँ, ये ज़रा विचार करने की ज़रूरत है। और आज जब ये हमला हुआ है तो फिर क्या क्या लोग बोल रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद के प्रति केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय का अभाव है और नीति का भी अभाव है। पता नहीं क्या इसका कारण है। सुरक्षा बल के मारे जाने के बाद कहीं ऐसी कोई बात नहीं होती और आज ऐसा कहा जा रहा है, सभी जगह से कहा जा रहा है। तो एक विचारधारा, एक सामान्य सी बात होनी चाहिए ना। नक्सलवाद से लड़ने के लिए और नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस नीति बननी चाहिए। उसमें मुंह देखी बात नहीं होनी चाहिए। राजनीति कहें इसको या जो कहें। अब नक्सली जो आंदोलन है, सभी जानते हैं, बहुत ही गंभीर समस्या है। आखिर क्यों होता है? इतना
लोग, समाज सुधारक, चिंतक, सब लोग इतने वर्षों से चिंतन कर रहे हैं, ये इसकी वजह क्या है, उस वजह की मूल में और उसके जड़ में तो कोई जाता ही नहीं है। नक्सली जो हैं, जो विशुद्ध माओवादी हैं, वे मुट्ठी भर माओवादी नक्सली तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको जन समर्थन चाहिए। जन समर्थन के लिए वो मुद्दे खोजते हैं। आप जानते हैं हमारी व्यवस्था में पुलिस कितनी भ्रष्ट है, पुलिस के पास कोई जाना नहीं चाहता सामान्यतः। तो अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए लोग जाते हैं नक्सलियों की अदालत में, इससे उनका जन समर्थन बढ़ता है और वो उनकी ताकत बढ़ती है। भ्रष्टाचार जो हमारे समाज में रग रग में फैल गया है, सारी योजनाओं में लूट खसोट हो रही है, इस पर तो किसी का ध्यान जा नहीं रहा है। गरीबों को उसका हक नहीं पहुंचता है, विकास योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता है, तो वो नक्सलियों की शरण में जाते हैं। वो भी लेवी वसूल करके उनको पैसे देते हैं। ये सब मूलभूत कारणों का निदान जब तक खोजा नहीं जाएगा, इसी प्रकार की हिंसा होती रहेगी। मैं पुनः ये कहना चाहता हूं कि अप्रैल 2012 में जब 73 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, तब कौन कौन गए थे उन जवानों के आंसू के परिवारों के आंसू पोंछने के लिए? 2010 में कौन कौन गए थे उन जवानों के आंसू पोंछने के लिए? स्वामी अग्निवेश जी गए, स्वामी अग्निवेश जी कह रहे हैं वो गए थे। मैं आनंद शंकर जी, स्वामी अग्निवेश जी कह रहे हैं वो गए थे। जी स्वामी जी, आप सहमत हैं आनंद शंकर जी से जो तर्क दे रहे हैं? वो जो आखिरी में उन्होंने बात कही कि जो सामाजिक और आर्थिक शोषण हो रहा है गरीबों का, वो मूल कारण है। उनका निराकरण किए बगैर आप हिंसा का जो भी रूप प्रकट होता है, उनको इस तरह से दबा नहीं सकते, कुचल नहीं सकते। मूल बात उनकी है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। पुलिस के अधिकारी होते हुए उन्होंने ये बात कही, उनका साधुवाद। लेकिन 2010 के अप्रैल 6 में जब 76 हमारे जवानों की हत्या की थी नक्सलियों ने, तब मैंने निंदा केवल दिल्ली में बैठ के नहीं की, रायपुर से यात्रा निकाल करके और दंतेवाड़ा गया, सीआरपीएफ कैंप में खड़े होकर के दंतेवाड़ा के, वहाँ मैंने नक्सली हिंसा की निंदा की। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि नक्सली हिंसा को यदि रोकना है तो गोली से नहीं, बोली से इसका इलाज होना चाहिए। बोली अर्थात बातचीत से, डायलॉग के द्वारा होना चाहिए। और उसी के बाद चिदम्बरम जी ने मुझे पत्र लिख करके कहा कि नक्सली यदि 72 घंटे के लिए अपना हथियार का इस्तेमाल न करें, वायलेंस को इग्नोर करें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैंने वो चिट्ठी उनको भिजवाई और उसके जवाब में उन्होंने कहा बिल्कुल हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, हम भी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। जब ये चिट्ठी चिदम्बरम जी को दे दी तो बातचीत आगे बढ़नी चाहिए थी। उसके परिणाम में उल्टा हुआ, सरकार ने उस आज़ाद को, जो नक्सली नेता था, उसकी फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी। नागपुर में हत्या करके एक पत्रकार की भी हत्या कर दी, हेमचंद्र पांडे की, और दोनों के लाशों को आदिलाबाद के जंगल में 350 किलोमीटर दूर डाल करके फोटो ले लिया, AK-47 रख करके, ये मुठभेड़ में मारे गए। मैंने प्रधानमंत्री से मिल करके कहा इसकी जांच तो करवा दीजिए, न्यायिक जांच। उस समय 20 जुलाई 2010 में उन्होंने ये मुझे कहा था 4-5 दिन का समय दीजिए स्वामी जी, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। आज 4-5 दिन क्या, 2 साल से ज्यादा हो गया। आज चलिए मानता हूं, लेकिन स्वामी जी मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि आपका आरोप एक तरफा है, क्योंकि मेरे पास सरकार का पक्ष लेने के लिए इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि आपने एक मुठभेड़ को फर्जी कहा है। और मेरा ये कहना है कि ये स्वामी जी की व्यक्तिगत राय है, क्योंकि ये मुद्दा स्वामी जी हमेशा से उठाते रहे हैं। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनुज गुप्ता जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुज जी, आपको लगता है कि क्या वाकई नक्सलवाद का एक राजनीतिक रंग है और सामाजिक और आर्थिक शोषण ही इसका कारण है? दीपक, ये राजनीतिक रंग तो है ही, क्योंकि वो अपनी सत्ता, जैसे आप कहेंगे कि नेपाल या चीन, दोनों जगह सत्ता उन्होंने हथियाई है और हथियार के बल पर, वही वो भारत में भी करना चाहते हैं। इसलिए उसका राजनीतिक रंग तो है, मगर अब उनको आधार चाहिए कहीं पर, जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा कि जनाधार चाहिए वहाँ पर। तो इसलिए जो शोषण या और कोई कुरीतियाँ हैं, उससे उनको आधार मिल जाता है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। दीपक जी, मैं यहाँ अपने श्रोताओं के लिए 2-3 छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा। एक तो प्रधानमंत्री जी को कल सुबह जापान की यात्रा पर निकलना है 5 दिनों के लिए।
दूसरा, उदय मुदलियार साहब जिनकी हत्या हुई है, वो राजनांदगांव से विधायक रह चुके हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से उतरे तो उनके खिलाफ उदय चुनाव लड़े थे और हार गए थे। और नंद कुमार पटेल जी जो मध्य प्रदेश में भी और फिर बाद में छत्तीसगढ़ बना वहाँ भी दोनों जगह गृह मंत्री रहे और नक्सल समस्या से निपटने की कुछ मूल जिम्मेदारी उनके ऊपर भी थी। उनके साथ उनका जो बेटा मारा गया है, बड़ा बेटा दिनेश, वो उनकी केवल आईटी वगैरह में जो सहयोग करना होता उसके लिए केवल उनके साथ रहता था और उनके छोटे बेटे का विवाह 19 तारीख को ही रायगढ़ में हुआ था। यानी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है उस परिवार को इतनी बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ गई है। दीपक जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो घटना हुई है सुकमा में, ये कांग्रेस के लिहाज से इस नक्सलवाद की लड़ाई में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज से 15 साल पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय कैबिनेट के मंत्री थे लखीराम कावरे, उनकी हत्या नक्सलियों ने की थी और तब ऐसा कहा जाता था कि शायद पैसों के बंटवारे को लेके, या हो सकता है उनसे वो वसूली करते होंगे, उसमें कुछ लेन देन की गड़बड़ी हुई होगी जिसके कारण उनकी हत्या की गई थी। यदि उस समय भी सरकार ने उसकी अच्छे से जांच की होती और दोषियों के पीछे पूरी ताकत लगाई होती तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटी होती। इसलिए मेरे ख्याल से ये गेम चेंजर होगा नक्सल विरोधी लड़ाई में, क्योंकि कांग्रेस का रुख, जो कि अभी बाकी लोग भी कह रहे थे कि कई बार उसका रुख बदला हुआ नज़र आता है, अलग अलग नज़र आता है, विभाजित नज़र आता है, शायद अब वो पूरी ताकत से इस लड़ाई में सामने आएगी। सत्यदेव कटारे साहब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रह चुके हैं, वो हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। कटारे साहब, क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए कल की घटना एक गेम चेंजर रहेगी, क्योंकि विचारधारा को लेकर टकराव और विचारधारा को लेकर द्वंद नक्सलियों के मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में देखा जाता रहा है। कल की घटना क्या उनका दिल बदलेगा? उदाहरण के लिए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि नक्सल हमारे अपने लोग हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए, और उनकी जगह गृह मंत्री पी चिदम्बरम जो उस वक्त के गृह मंत्री थे वो कहते थे कि नहीं, इनको जाके खदेड़ कर मारना चाहिए। कटारे जी, क्या ये गेम चेंजर साबित होगी? देखिए, सही बात तो ये है कि अभी समूची कांग्रेस सदमे में और दुख में है और अभी इस तरह की कोई बात न सोच पा रहा है, न ऐसी बात जहन में आई है। लेकिन ये बात सच है, कांग्रेस हमेशा गरीबों की पक्षधर रही है और गरीबों का हित हो इस दृष्टि से सोचती है। पर एक बड़ा सवाल ये है कि जिसका भारतीय प्रजातंत्र में भरोसा है उसके लिए तो मानव अधिकार है, उसके लिए संविधान है और कानून है। जिसका न्याय व्यवस्था में भरोसा नहीं है उसके लिए हम कौन सी न्यायिक जांच करेंगे? जब घिर जाते हैं तो निर्दोष आदिवासियों को मार के चले जाते हैं। ये मेरे पास सूचनाएं हैं, क्यों छत्तीसगढ़ में भी जो अधिकारी हैं वो कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। तो जिस घटना का उल्लेख अभी स्वामी अग्निवेश कर रहे थे उसमें उन निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों ने ही मारा, कुछ नक्सली मारे और कुछ उनको मार के वहां से भाग गए। ये ब्लेम लगाने के लिए कि ये निर्दोष जो आदिवासी मारे गए हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारे हैं। पर पहला तो बात मैं ये कहना चाहूंगा, कल भी कहा है मैंने, आज फिर कह रहा हूं कि भारत में मानवाधिकार की दुकानें बंद कर देना चाहिए यदि भारत को एक रखना है, वरना हम कुछ न कुछ खो जाएंगे और जब खो लेंगे तब समझ में आएगा। हमने बहुत नेता खोए हैं, बहुत कांग्रेस ने तो इसका दंश सबसे ज्यादा झेला है और आज भी कांग्रेस ही निशाने पे है। पर सवाल ये है कि इतने के बाद भी अगर हम नहीं चेतेंगे तो हम कब चेतेंगे? हम क्या भारत को खंडित करना चाहते हैं? आतंकवाद में और नक्सलवाद में क्या फर्क है? दीपक जी, मैं एक छोटी सी पुरानी बात लाना चाहता हूं, जो सूचना मेरे पास उस समय थी जब गृह मंत्री था। छत्तीसगढ़ में हम मीटिंग ले रहे थे, वहां पर एक अधिकारी ने मुझे बताया था कि नक्सलियों का जो रूट है वो कोलंबो से शुरू होता है और काठमांडू तक जाता है। और कोलंबो में उस समय श्रीलंका में जो लिट्टे आतंकवादी मारा गया वो वहां पे कमांडर था। उसमें 107 किलोमीटर का पैच था जो उस समय के मध्य प्रदेश में पड़ता था, जिसको नक्सली कोरिलेट नहीं कर पाए थे और उस पे उनका होमवर्क चल रहा था और वो उन्होंने कोरिलेट कर लिया और आज छत्तीसगढ़ को इतना आतंकित कर दिया, इतना आतंकी स्टेट बना दिया है जितना कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्य हैं जो हमारे बॉर्डर पे हैं।
अगर हम उनको उसी दृष्टि से देखेंगे, अगर हमने सिर्फ इसको हल्का आतंकवादी, हल्का नक्सली हमला कह के कहा, तो हम भारत के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये हमला दरअसल भारत के संविधान पर है, भारत के प्रजातंत्र पर है, और इस हमले को आतंकवादी हमला है, हमको इसी दृष्टि से देखना होगा। जहां मानवाधिकारवाद की सवाल है, अभी किसी का आपने जिक्र किया था, नक्सली हमारे अपने लोग हैं, बेशक हम भी मानते हैं, लेकिन जो भारतीय संविधान में भरोसा करते हैं, जो भारतीय संविधान में भरोसा नहीं करते हैं, वो हमारे न थे न हमारे हैं। क्या उन लोगों का मानवाधिकार होना चाहिए जो भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं करते? स्वामी अग्निवेश जी, देखिए, ये परीक्षा या सर्टिफिकेट कौन देगा कि कौन करते हैं कौन नहीं करते हैं? यदि मानवाधिकारवादियों की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं मेरे मित्र से कहूँगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ करके विनायक सेन को जमानत दी। बीजेपी पार्टी नहीं चाहती थी, रमन सिंह नहीं चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया को जमानत। ठीक है, तो गलती तो फिर सुप्रीम कोर्ट की हुई। सुधांशु मित्तल जी इसका जवाब दें कि सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर देना चाहिए। दूसरी चीज, बिल्कुल हमने कल उसको गलत बोला है, आज भी कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, मानवाधिकारवादियों ने नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस एस.एस. निज्जर, उनकी जजमेंट है, हिस्टोरिक लैंडमार्क जजमेंट। तो फिर मैं बात करने दीजिए, आप घबराइए नहीं, आपका भी टर्न आएगा, आप बात करने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ बड़ी विनम्रता से कि एक जो स्वीपिंग रिमार्क मानवाधिकार की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद आपके पार्लियामेंट पर अटैक करने वालों को भी। सुधांशु जी, पहले स्वामी अग्निवेश जी की सुन ले, फिर आपके बाद मैं पहुंचता हूँ। स्वामी जी खत्म करिए आप। सुप्रीम कोर्ट पर, पार्लियामेंट पर भी जो अटैक करते हैं, ऐसे आतंकवादियों को भी पकड़ करके आप गोली से उड़ा नहीं देते, आप उनका ट्रायल करते हैं, आप उनको वकील देते हैं, आप पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर करके तब उनको दंड देते हैं। कसाब जो पाकिस्तान से घुस करके आया भारत में और उसने हमारे लोगों की हत्या भी की, उसको भी आपने जेल में रख करके पूरा वकील दे करके और ट्रायल करके तब। आप तो जिस भाषा को बोल रहे हैं कि मानवाधिकार की कोई जरूरत नहीं है, जिसको आप लेबल लगा दें आतंकवादी या नक्सलवादी, उसको चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दीजिए। तो चलाइए, इसी कानून को चला के देख लीजिए 10 दिन। सुधांशु मित्तल जी, अब क्या कहेंगे आप? इन 29 लोगों के मानवाधिकार के जिम्मेदार कौन है? स्वामी जी बताएं जरा। ये जो 29 परिवार बर्बाद हो गए, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? कटारे जी, आपके पास भी आऊंगा, इसका जवाब भी देंगे स्वामी जी। सुधांशु मित्तल जी, सुप्रीम कोर्ट गलत है अगर कोई है, स्वामी अग्निवेश जी का ये कहना है। जी, मेरा कहना है सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी थी तो हमने तभी खिलाफत करी थी, लेकिन दुख है कि जमानत के बाद विनायक सेन को आप प्लानिंग कमीशन में एडवाइजर बना दें, उनको पदान्वित कर दें। इससे हमने संदेश क्या दिया है? अभी आप आजाद की बात कर रहे थे कि उनको गोली मार दी। आजाद नक्सलवादी थे या नहीं थे, ये पहले तो आप ये बतला दीजिए। उन्होंने हत्याओं में भाग लिया था या नहीं लिया था, ये पहले बता दिए, कह दीजिए कि नहीं लिया था, और उसके बाद उनकी मुठभेड़ में हत्या हो जाए तो उसके लिए रोने पहुंच गए आप। ये जो मरे हैं इनका क्या कह रहे हैं? इनके मानवाधिकार है ही नहीं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम एक विचारधारा जो हिंसा की तरफ अग्रसर है, जो हिंसा के माध्यम से हिंदुस्तान में सत्ता पे काबिज होना चाहती है, उसको हम गौरवान्वित कर रहे हैं, उसके हम महिमा मंडित कर रहे हैं। अरे इस देश में क्या होगा? आज मानव अधिकार के रोने वाले अगर ये सारे उस समय भी जाए जैसे आज हुआ है, अब महेंद्र कर्मा जी का, इनका मानव अधिकार नहीं था क्या? नंद कुमार पटेल जो थे, इनके मानव अधिकार नहीं थे, उसके बारे में कौन बोल कर रहा है? तब सबको चुप्पी साथ जाएगी, तब कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ जिन्होंने करा है उनको पकड़ के 15 दिन के अंदर जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तब कोई नहीं कहेगा। इस देश में इस मानसिकता के साथ अगर आप लड़ाई लड़ेंगे, आप हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। कुतर्क होता है, तर्क होता है, वितर्क होता है, कुतर्क होता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये कुतर्क की राजनीति करते करते स्वामी जी इस देश को आप किस कगार तक लेके आ गए हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि जो आदमी है, जो बेकसूर है, उसकी हत्या होनी चाहिए। कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। लेकिन एक अपवाद को आप व्यवस्था बना दीजिए, और ये जो चल रहा है इसको आप अपवाद कर दीजिए। अगर ये कुतर्क आपको दे दें तो देश का पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं जानता। मेरा कहना है आतंकवाद और नक्सलवाद, इन दोनों के बारे में हमें वही रुख अख्तियार करना चाहिए जो अमेरिका का रुख है।
और अमेरिका का रुख देखिए, सबसे बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तो वही होते थे। उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज हम वायलेंस पे नहीं कर सकते, हम टेररिज्म की लड़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, लड़ेंगे उनसे, हर 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 पहलू पे लड़ेंगे। मानिए आपकी बात सुधांशु जी, मेरे पास वक्त कम है, एक जवाब चलते चलते मैं चाहूंगा स्वामी अग्निवेश जी से। स्वामी अग्निवेश जी, जो 29 लोग मारे गए उनके मानवाधिकार का क्या? एक आखिरी सवाल आपसे। मैं एक जो व्यक्ति मारा गया है, मारने वालों की निंदा करता हूं, उनकी घृणित उस प्रयास को मैं निंदनीय बताता हूं, भर्त्सना करता हूं। मैं हर तरह की हिंसा का विरोध करता हूं, कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा को मैं जायज नहीं ठहराता। दीपक चौरसिया जी, आप तो जानते हैं मैं एक आर्य समाज का सन्यासी हूं, मैं मुर्गी को मार के खाने वालों को भी हिंसक मानता हूं, बकरा और गाय को मारने वालों को भी हिंसक मानता हूं। सुनिए, मैं नक्सलवादियों के इस तौर तरीके को बिल्कुल नाजायज, बिल्कुल गलत बोलता हूं। कोई बंदूक से राजनीति करके आप क्रांति नहीं ला सकते। नक्सलवाद, मैं नक्सलवाद की बात हो रही है, तौर तरीके नहीं। सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाता था। जब नक्सलवाद शुरू हुआ, आपको नहीं पता, सुधांशु जी बोलने दो मुझे, आप मुझे बोलने दो। नक्सलवाद की निंदा करिए, फिर बात करिएगा। 48 साल पहले उनके साथ मिले हुए, नक्सलवाद शुरू हुआ था बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से। उस समय प्रोफेसर था मैं बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ का, मैं उनमें शामिल हो सकता था, लेकिन नहीं, मैंने उनके बंदूक की राजनीति को एक सिरे से नकार करके हरियाणा में आकर के संन्यास की दीक्षा लेकर के गरीब किसान मजदूरों को संगठित किया। आज भी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, हर प्रकार के शोषण के खिलाफ, लेकिन कानून और संविधान के द्वारा लड़ रहा हूं। सत्यजीत जी, कंक्लूडिंग कमेंट आपका, मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड का वक्त है। दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी नक्सलवादी संस्थाएं हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है, यदि वो भारतीय प्रजातंत्र के तहत आकर के सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर वो बुलेट से सरकार बदलना चाहते हैं तो उसकी निंदा नहीं होगी, उसका जवाब गोली से मिलना चाहिए। इसके लिए संविधान में भी जगह है और इसके लिए भारतीय संविधान ने कानून बनाए हुए हैं। चलिए, बड़ी बात कही है सत्यदेव जी कटारे, और शायद यही कोऑर्डिनेशन केंद्र और राज्य को के बीच देखने को मिले, क्योंकि भ्रष्टाचार पर हम जब भी बहस शुरू करते हैं वो बहस कहीं ना कहीं वैचारिक टकराव पर जाकर खत्म हो जाती है। इंडिया न्यूज में खबरें लगातार जारी हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से आंखों देखा हाल। पहला चैनल पहुंचा है सुकमा तक, आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी ने क्या देखा वहां।